हेलो दोस्तों। आप लोगों का जो ये चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट, इस पर काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और आई थिंक अब ज़्यादा नहीं बचा होगा। अब 8 क्लासेस में ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं 5 वीडियो आज के आज ही डाल दूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इको मार्क। इको मार्क मार्क है, ये मार्क। देखिए ये क्या है, इसे समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये कुछ डिफरेंट चीज़ बनाई है, जिससे आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज की आपकी जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, वो क्या है, वो क्या बताने वाला है। ये आप देख रहे हैं, आपने बहुत से पैकेट्स पे देखे होंगे ये सिंबल, ये छोटी सी पिक, ये वेज के लिए है, ये रेड वाली नॉन वेज के लिए है। कोई भी ज्वेलरी जब हम लोग ख़रीदते हैं तो बोलते हैं कि BIS स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें BIS हॉलमार्क। ये क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि अगर किसी ये वाली तो सोने चांदी पे होती है, गोल्ड एंड सिल्वर पर होती है। अगर ये वाली मार्क BIS अगर किसी गोल्ड पे है तो इसका मतलब है कि ये सर्टिफाई कर रही है कि वो फाइन है और प्योर है काफ़ी हद तक। मतलब ये जो मार्क होते हैं ना, स्पेशल मार्क्स, ये मार्क किसी चीज़ को सर्टिफाई करते हैं किसी प्रोडक्ट के। जैसे ISI क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो इस तरह से ढेरों मार्क है। अब देखिए ये एक छोटा सा मार्क है जो आप देख सकते हैं, ये वाली मार्क। ये तो आप जानते हो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड प्रोडक्ट्स पे होता है ये, कि भाई ये जो फूड प्रोडक्ट है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड से होके गुजरा है तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, ये सेफ़ है। ये वाली सिंबल जो है ये कॉशन बताता है कि खतरा, मतलब जैसे कि मॉर्टिन लिक्विड हो गया, मॉर्टिन लिक्विड है जो ऑल आउट है, उस पर आप देखोगे कि उसकी जो लिक्विड होती है उस पर ये वाली सिंबल होती है कि बच्चों से दूर रखो, खुद से भी दूर रखो। तो सेम लाइक दिस, इसी तरह का एक मार्क था, सिंबल था, वो था इको मार्क। इसका क्या था, ये तो पिक आपने देख लिया कि ग्रीन कलर का है, BIS वाला ऐसा है। और इसका जो था ना, वो था एक मिट्टी की हांडी। सर कैसा हिंदी बोल रहे हो? अरे क्या बोलते, मिट्टी का घड़ा। एक मिट्टी का घड़ा, ये कैसा सिंबल है? सर यही तो सिंबल है, ये मार्क है एक इको मार्क। वो था मिट्टी का घड़ा। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को आज तक किसी प्रोडक्ट पर ये इको मार्क मिट्टी का घड़ा दिखा है कि नहीं दिखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह क्यों आया था, कैसे आया था, क्या काम था। देखिए, इको मार्क लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा इको लेवलिंग स्कीम के तहत। इको लेवलिंग स्कीम एज इको मार्क इन 1991 में इको मार्क के तहत इको लेवलिंग स्कीम को लागू किया गया था। ये इको मार्क को प्रोडक्ट्स के ऊपर एफिक्स करना था, मतलब कि चिपकाना था। आगे चलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये स्कीम को क्यों लाया गया, ये इको मार्क को, जो इतनी सुंदर पिक है एक मिट्टी का घड़ा है, इसको क्यों लाया गया है मार्क बोलकर? सर इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। किस बात की आइडेंटिफिकेशन, क्या पहचान करेगा ये? सर ये पहचान करेगा कि ये जिस प्रोडक्ट पे भी होगा ये मिट्टी का घड़ा, ये इको मार्क जिसे कह रहे हैं हम, वो माना जाएगा कि वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है। सर मतलब अगर वीडियो ऑन है ना? हाँ, मतलब अगर ये मिट्टी का घड़ा किसी प्रोडक्ट पे है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। जी हाँ, इस इको लेवलिंग स्कीम लाने का यही मतलब था, यही मकसद था। और इको लेवलिंग स्कीम के तहत ही ये इको मार्क को लाया गया था। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को पहचानने के लिए आसानी से इसका यूज़ किया जाने लगा, इको मार्क का, उसे लाया गया। ठीक है, ठीक है सर, समझे हम। फॉर द पर्पस ऑफ ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। सर लेकिन एक बात बताओ, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तो हमने बहुत सुना है। सीरियसली मैंने भी बहुत सुना था बचपन में, मतलब सुनते ही आ रहे हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है इको फ्रेंडली चीज़ें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि जो मतलब कहने के लिए जाए तो सबको ही बता देंगे, सबको पता है ये वर्ड का मतलब। लेकिन अगर एज ए डिफ़ाइन करने को बोले तो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है ना, कि कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा इसको।
देखिए बहुत ही सिंपल है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का मतलब है एनी प्रोडक्ट, कोई भी सर, कोई भी प्रोडक्ट विच इज़ मेड, जो बना है सर, जो यूज हो रहा है सर, जो डिस्पोज्ड ऑफ हो रहा है, मतलब यूज़ करने के बाद उसके वेस्ट मटेरियल को जब फेंका जा रहा है, हम लोग होता है ना कि कोई भी जैसे यूज़ किया खाली डब्बा फेंक दिया, यूज़ किया जो बचा उसे फेंक दिया। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बना है, जो यूज़ हो रहा है या जो डिस्पोज्ड ऑफ हो रहा है इन ए वे, इस तरह से सर, इस तरह से ये चीज़ें बनी है, यूज हो रही है, डिस्पोज ऑफ हो रही है इस तरह से कि ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता हो हार्म को। सर रिड्यूस करता हो हार्म को तो समझ में आ रहा है, ये सिग्निफिकेंटली का क्या मतलब है? अब देखो सर, अगर 10 यूनिट है और 10 यूनिट में अगर 1 यूनिट कम हो जाए तो इसे कहते हैं रिड्यूस होना। लेकिन अगर 10 यूनिट में 4 यूनिट गिर गया, 5 यूनिट गिर गया, मतलब एक बड़ा अमाउंट, तो उसे कहते हैं सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1 यूनिट गिरा तो क्या होगा, एक महत्वपूर्ण रूप से गिरना चाहिए ना। वैसे ही सिग्निफिकेंटली कम करे, रिड्यूस करे हार्म को। सर हार्म को पूरी हटा क्यों नहीं देता? सर ये मुमकिन ही नहीं है। जो भी प्रोडक्ट्स बनता है ना, जो भी चीज़ें बनती है, इन्वायरमेंट को हार्म 100% करती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता। या तो एयर को पॉल्यूट करेगा, वाटर को करेगा, इन्वायरमेंट को करेगा, लैंड को करेगा, किसी भी चीज़ को करेगा, मतलब ह्यूमन लिविंग को करेगा, किसी भी चीज़ को करेगा, लेकिन ज़रूर करेगा वो। तो वही बोला कि कोई भी प्रोडक्ट जो बना हो, यूज हो रहा हो या डिस्पोज्ड ऑफ हुआ हो इस तरह से इन ए वे कि वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करे हार्म को, नुकसान को कम करे वो महत्वपूर्ण रूप से, जो कि इट वुड अदरवाइज कॉस्ट टू द इन्वायरमेंट, जो कि वो होता अगर कम ना करता तो इन्वायरमेंट को उतना नुकसान होता। तो ये प्रोडक्ट इस तरह से बनाओ कि उतना नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो, उसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हाँ सर आगे चलो। तो ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है, अरे स्पेस नहीं है यार, ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है, ऐसे ही देख लो। ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है, जैसे BIS था, वेज नॉन वेज, FSSAI AI वो था, ठीक है ना, वैसे ही ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है। ठीक है सर, आगे पॉइंट्स बताओ। सर ये जो मार्क है ना, इको मार्क बोल रहे हो जिसे आप, मिट्टी की हांडी, मिट्टी का घड़ा, जो लोगो है मिट्टी का घड़ा, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स पे मतलब दिया जाता है? क्या ये मशीन पे लगाया जाता है, मतलब मशीन पे होता है, किस चीज़ पे होता है? ये कपड़े पे होता है? सर ये ना कंज्यूमर गुड्स पे होता है। अच्छा, इको मार्क लेवल इज़ अवॉर्डेड ऑन कंज्यूमर गुड्स। अच्छा सर, कंज्यूमर गुड्स पे होता है। और अभी फ़िलहाल 17 कैटेगरी है कंज्यूमर गुड्स की जिस पर इको मार्क दिया जाता है। और कुछ हैं जैसे कि सोप्स का कैटेगरी है, डिटर्जेंट है, पेपर है, फूड आइटम्स जैसे कि एडिबल ऑयल, चाय कॉफ़ी, बैटरी, पेंट, पैकिंग मटेरियल, ड्रग, लेदर्स, ये सब। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको 2-3 याद रहता है तो लिख देना, ठीक है। 17 कैटेगरी लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए सर आपके बुक में इतना नहीं है, ठीक है, मैंने ये रिसर्च करके लाया ये सब चीज़, तो आप लिख दो तो आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ठीक है सर, आगे चलो। तो मैंने बताया कि ये जो इको मार्क है वो कंज्यूमर गुड्स पर मिलता है, 17 कैटेगरी है कंज्यूमर गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स पर मिलता है। कब मिलता है सर? सर ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, उसे मीट्स करना पड़ेगा, उसे पूरा करना पड़ेगा, उसे पूरा करना पड़ेगा। क्या पूरा करना पड़ेगा सर? सर कुछ इन्वायरमेंटल क्राइटेरियाज़ होते हैं, जैसे कि वो इतना लेवल तक पोल्यूट करे, इतना ना करे, इस तरह के कुछ इन्वायरमेंटल क्राइटेरियाज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो उसे कुछ इन्वायरमेंटल क्राइटेरियाज़ को पूरा करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को, और दूसरा है कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी उसे मीट करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने कहा कि इस सोप को मिलेगा, अब कल मैं एक सोप बनाता हूँ, ठीक है, और मेरा जो सोप है वो इस कैटेगरी में तो आ गया, कंज्यूमर गुड्स के कैटेगरी में तो आ गया वो, तो इसमें तो मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर मेरा वो सोप
कुछ इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया जो सोप के लिए बनाया गया है, अगर उस इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता तो मुझे इको मार्क नहीं मिलेगा मेरे सोप पर। ओह सर, ऐसा है? जी हाँ सर, मान लीजिए कि स्पेसिफाइड जो है इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया वो मीट कर गया तो अब मिलेगा। एक और स्टैंडर्ड है क्वालिटी, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं कुछ BIS टाइप के, ISI टाइप के, उस तरह की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उसे भी मीट किया, ये दोनों चीज़ें मीट किया, इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया भी किया और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स भी किया, तो फिर मुझे मेरे सोप पर मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, इतना डिटेल में तो है भी नहीं आपका। ठीक है सर, आगे चलो। जो भी प्रोडक्ट होगा विथ इको मार्क के साथ माना जाएगा कि इट इज़ ए राइट चॉइस, सही चॉइस है, ये राइट चॉइस है इन्वायरमेंट के लिए, मतलब राइट इन्वायरमेंटल चॉइस है ये। हाँ सर, ऐसा इको मार्क है जो तो खुद ही बोल रहा है कि इतने सारे इन्वायरमेंटल क्राइटेरियाज़ को पूरा करना पड़ता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट के फेवर में होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें कि इको मार्क का लेवल हो वो माना जाएगा राइट इन्वायरमेंटल चॉइस। हाँ सर, समझा, उतार लेंगे सर इसे। आगे चलो, अगला पॉइंट, यह सूचित करता है कंज्यूमर्स को, क्या इन्फॉर्म करता है कंज्यूमर्स को, कि आप जब डिसीज़न लेते हो ना, परचेज डिसीज़न, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, स्पेशली इन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त ये कंज्यूमर्स को बताता है कि आपको इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया जो होता है, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, आप उसे ना ख़रीदो, आप उन चीज़ों को ख़रीदो जो इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म करता हो। तो आप उन फैक्टर्स को कंसिडर करो। आप उन फैक्टर्स को कैसे कंसिडर करेंगे, आपको तो पता ही नहीं है। इसीलिए तो ऐसे मार्क बनाए जाते हैं कि देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर ये मार्क वाला दिख जाए तो इसे ख़रीद लेना, ठीक है, क्योंकि ये मार्क दिया गया है, इसका मतलब है कि इन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर किया है। ठीक है सर, तो वही बोला है कि आप अपने परचेज डिसीजन में इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं अगर आप इस इको मार्क वाले प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। ये इस बात का सूचना देता है ये मार्क। ठीक है सर, आगे, यह आइडेंटिफाई करता है, क्या आइडेंटिफाई करता है सर, कोई भी एक प्रोडक्ट, उसका, अरे यार, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये एक प्रोडक्ट का ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करता है, आइडेंटिफाई करता है। देखिए लिखा है क्रेडल टू ग्रेव अप्रोच। क्रेडल टू ग्रेव अप्रोच का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक। प्रोडक्ट का भी जन्म और मृत्यु होता है क्या? मीन्स टू से कि इसकी शुरुआत से लेकर इसके एंड तक, इसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इसके वेस्टेज तक। पेन कहाँ है यार? अच्छा छोड़ो, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग टू वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग से वेस्ट तक ये आइडेंटिफाई करता है किसी प्रोडक्ट को। मतलब कहाँ से कहाँ आइडेंटिफाई करता है, देखिए ऐसा नहीं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक आइडेंटिफाई करता है उसे कि अच्छा है, बुरा है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है, कैसे बना ये कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे वेस्ट हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से वेस्ट तक आइडेंटिफाई करता है। हाँ सर, समझ में आ गया, एक ही बात को बार बार रिपीट मत करो। ठीक है सर, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके। अब आप ज़रा इसको देखो, इको मार्क को, ये जो लोगो है इसे देखो, देखो पेन यहाँ छुपा हुआ था, ये मुझे बनाना चाहिए था ना मिट्टी कलर से, मिट्टी की हाड़ी या घड़ा। देखो ये क्या है, यह है अर्थन पॉट, मतलब मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, अर्थन पॉट मतलब मिट्टी का बर्तन। चूजन एज लोगो, इस मिट्टी के बर्तन को लोगो के रूप में, लोगो में, लोगो नॉट पीपल, लोगो के रूप में एक्सेप्ट किया गया, इको मार्क माना गया इसे, इको मार्क स्कीम के तहत, इको लेवलिंग स्कीम के तहत। सर ये बहुत फैमिलियर पॉट है। सर फैमिलियर पॉट मतलब क्या है?
फैमिलियर पॉट का मतलब है ऐसा बर्तन जिसे लगभग हर कोई जानता है। इसे मिट्टी की हांडी किसने नहीं देखी होगी, सबने देखी है ना। सबको पता है कि मिट्टी की हांडी मिट्टी की होती है जिसमें हम पानी रखते हैं। हाँ सर, ये बहुत फैमिलियर है और इसीलिए इसे चुना गया है। गला की फसरा। सर ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, बार बार बन सकता है, बार बार बन सकता है। ये ऐसा ना हो कि एक बार यूज़ हुआ वो ख़त्म हो गया, दोबारा बन सकता है। डज नॉट प्रोड्यूस हजार्डियस वेस्ट। सर ये तो कॉमन सी बात है कि मिट्टी का घड़ा अगर वेस्ट बन गया, टूट गया, फूट गया तो क्या वो खतरा पैदा करेगा, क्या वो हजार्डियस है? कुछ तो हजार्डियस नहीं है। ना तो वो एयर पोल्यूशन करेगा, ना वाटर पोल्यूशन करेगा, ना तो वो ज़मीन को बंजर बनाएगा, कुछ नहीं करेगा वो। ये कोई भी हजार्डियस वेस्ट को प्रोड्यूस करता ही नहीं है। कितनी खूबी है इसमें। सर इट कंज्यूम वेरी लिटिल एनर्जी इन मेकिंग। सर इसे बनाने में कौन सी एनर्जी चाहिए भाई, बहुत कम ना। मिट्टी का घड़ा बनाने में क्या चाहिए, बहुत कम एनर्जी चाहिए। ये सब सॉलिड पॉइंट्स है दोस्तों, ये आपको लिख के आना है एकदम। 4 में 4 मार्क्स मिलना एकदम तय है। आप मैंने जो पॉइंट्स बनाए ना जिस तरह से कि अर्थन पॉट फैमिलियर है, ये डज नॉट प्रोड्यूस हजार्डियस वेस्ट, लिटिल कंज्यूम वाटर एनर्जी, कंज्यूम करता है लिटिल एनर्जी, और ये सब जो बाकी पॉइंट्स बताए आपने अगर इस तरह से लिखा तो उनके पास, एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अदर देन टू गिव यू द फुल मार्क्स। ठीक है, देखिए ये बड़ा ही सुंदर और रिप्रेजेंट करता है मजबूती को और फ्रेजिलिटी को। फ्रेजिलिटी मतलब होता है कोमलता। देखिए स्ट्रेंथ इस बात का कि ये हमारे घरों में रहता है और सालों तक, कई सालों तक रहता है ये, उसमें हम पानी रखते हैं, ख़राब नहीं होता है ये, कितना मजबूत है ये। लेकिन वहीं जब कोई बच्चा इसके पास जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई टूट जाएगा, ध्यान से। बहुत कोमल भी है ये ना। तो इसीलिए इन्वायरमेंट के मतलब इको मार्क के तौर पर इसे चुना गया, इनकी इन क्वालिटीज़, इन गुणों के कारण। ठीक है सर, आ गया समझ में। अगर आए तो आप ये बना देना, ठीक है ना, इट्स वेरी इजी। लास्ट सर, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो बड़े ही स्पेसिफिक थे सर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है सर, पहला था इंसेंटिव देना। किसे सर? सर मैन्युफैक्चरर को और इम्पोर्टर को भी। अच्छा, टू रिड्यूस, कम करने के लिए क्यों रिवॉर्ड दोगे भाई, सॉरी क्यों इंसेंटिव दोगे भाई ताकि वो कम करे, टू रिड्यूस एडवर्स, उल्टा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। वो जो भी प्रोडक्ट्स को बना रहा है या इंपोर्ट कर रहा है उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है ना, एडवर्स इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है ऑन द इन्वायरमेंट पर, वो कम से कम हो। अगर मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या इंपोर्ट करते हैं जो इन्वायरमेंट पर कम से कम एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा तो उन्हें इंसेंटिव तो देना बनता है। हाँ सर, इंसेंटिव देना पर्पस था एक। दूसरा सर रिवॉर्ड भी देना था। पहली बात तो कुछ स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आएगा कि इंसेंटिव और रिवॉर्ड में क्या अंतर है, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आता था और मैं समझ सकता हूँ। इंसेंटिव जो होता है ना वो पहले से तय होता है कि अगर इस लेवल तक सेल्स चला गया तो ये 10% एक्स्ट्रा मिलेगा सबको। ठीक है, ये होता है इंसेंटिव, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड पहले से फिक्स नहीं होता है। किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो अचानक उसे कोई प्राइज़ दे दिया गया, कुछ अवार्ड दे दिया, कुछ रिवॉर्ड दे दिया गया, वो होता है रिवॉर्ड। ये मॉनिटरी टर्म्स में होता है एक्चुअली। ठीक है, या कुछ प्राइज़। ठीक है सर, ये सब तो ठीक है। इंसेंटिव देना था मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर को। रिवॉर्ड किसको देना था सर? सर रिवॉर्ड देना था उन कंपनीज़ को जो जेन्युइनली ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं? जो जेन्युइन हो, और वो इनिशिएटिव जो एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है प्रोडक्ट वो कम करे। जैसे टाटा कंपनी, आपको पता है टाटा, इन्फोसिस, ये सब बहुत ही गवर्नड कंपनी है एकदम, बहुत ही CSR ये सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है ये लोग। टाटा के बारे में तो आपको पता ही है, टाटा, इन्फोसिस। पहला था इंसेंटिव, दूसरा है रिवॉर्ड।
तीसरा है असिस्ट करना है कंज्यूमर को, असिस्टता नहीं, असिस्ट, मदद करना है कंज्यूमर्स को। किस बात का मदद सर? उन्हें इन्फॉर्मेशन देना है, उन्हें प्रोवाइड करना है इन्फॉर्मेशन, ताकि वो अपनी डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं परचेज डिसीजन में वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करे। मतलब कंज्यूमर्स को ये चाहते हैं कि वो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बने। इस इको मार्क का ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज कि कंज्यूमर जो है वो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बने। वो जब भी कुछ परचेज़ करने जाएं तो उस वक्त वो अपने डिसीजन में, परचेज डिसीजन में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ज़रूर कंसिडर करें। और इसके लिए उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो ये इको मार्क उन्हें इन्फॉर्मेशन देगा। किस बात का इन्फॉर्मेशन? कि भाई ये इको मार्क देखकर ही ख़रीदना। जैसे ज्वेलरी में कहते हैं ना कि BIS हॉलमार्क देखकर ही ख़रीदना, ISI मार्क देखकर ही ख़रीदना। तो कितने ऑब्जेक्टिव हो गए? एक हो गया इंसेंटिव, दूसरा हो गया रिवॉर्ड, तीसरा हो गया असिस्ट कंज्यूमर्स, और चौथा एक और है, और वो है टू इम्प्रूव। सर बढ़ाना था क्या? क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसे बढ़ाना है और इनकरेज करना है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो मीट करे आपके प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अभी की ज़रूरतों को जो पूरी करे ऐसा विकास, लेकिन वो विकास जो हो वो हमारे फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म ना कर दे, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन करने की एबिलिटी फ्यूचर में, ठीक है। तो इम्प्रूव करना था क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए सबसे ख़राब बात इस इको मार्क की जो है वो मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं बताई कि अगर मैं स्टार्टिंग में बता देता तो शायद आपको पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता। और सबसे ख़राब बात यह है इसका लीगल स्टेटस। और लीगल स्टेटस सर ये है कि ये साला मैंडेटरी ही नहीं है। बहुत बुरी बात है, ये मैंडेटरी होना चाहिए था, ये मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट एन एडवाइजरी है। और यही रीज़न है कि जब मैं शुरू में आपको बोला था कि क्या आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा है जिस पर ये इको मार्क होता है, तो शायद आपने नहीं देखा होगा, या देखा भी होगा तो बहुत ही कम, ना के बराबर। उसका रीज़न यही है, लीगल स्टेटस, कि ये मैंडेटरी ही नहीं है। अरे मैंडेटरी बनाओ यार इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को। अगर वो मैंडेटरी ही नहीं है तो लोग क्यों करेंगे बताइए? बस बड़ी बड़ी कंपनीज़ करेंगी ना, जो एथिक्स इन लोगों को फॉलो करते हैं, गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ इसे अप्लाई करो, इसकी कॉस्ट होती है एक, कौन करेगा ये सब? तो चलिए दोस्तों, आपका ये इको मार्क कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोग ये ज़रूर उतार लें। बोलेंगे तो मैं इसका पिक लेकर इसका PDF बनाकर सेंड कर दूँगा, ठीक है। और ठीक है, चलिए ये क्लास ख़त्म होता है और बाकी मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड करता हूँ। चलो बाय बाय।